Very good afternoon, dear students. I am your biology teacher, and the topic that I have selected for today is the Mendel's laws of heredity. तो आइए चलिए शुरू करते हैं Mendel's law of heredity. पर इससे पहले कि हम laws of heredity जानें, laws of heredity जानें, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मेंडल कौन थे. Now, G.J. Mendel, he was born in Austria. ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, born and brought up over there, and एक फार्मर की फैमिली में जन्म हुआ था. वैसे तो पुअर थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो था हमेशा से वो प्लांटेशन वगैरह में था. इनके ख़ानदान में भी प्लांटेशन और फार्मिंग के कारण मतलब बचपन से ही इनका एक इंटरेस्ट रहा है प्लांट्स के प्रति. फिर वो जब बड़े हुए तो एक चर्च में मंक बन गए. सो जब वहाँ के एबट ने देखा कि ये बच्चा ब्रिलियंट है, तो फिर इसको यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ने के लिए भेजा. तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, जो कि उस समय की पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ जाकर इन्होंने मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ा. किन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा? मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायो. यानी कि मेंडल एक अच्छे जानकार हैं मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के. बाद में उनको खुद एबॉट के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया. मतलब वो मंक से एबॉट हो गए कालांतर में ग्रेजुअली. लेकिन जो मेंडल की कहानी है, मतलब फ्रॉम 1856 टू 63 उन्होंने बहुत सारे फ्रॉम 1856 टू 63 उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए. पी प्लांट को हम कहते हैं पाइसम सेटाइवम. इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और जो रिपोर्ट आई, डिटेल्ड रिपोर्ट, उसका उन्होंने मैथमेटिकल अकाउंट रखा और उसको इंटरप्रेट किया. ये जो इनका वर्क था ये 1900s में रिकॉग्नाइज़ किया गया. उनके मरने के बाद 1900s में रिकॉग्नाइज़ किया गया. जर्मन बॉटनिस्ट थे शर्मन, हुगो दी व्रीज एंड कार्ल कॉरेंस. इन तीनों ने मिल करके कार्ल कॉरेन, शर्मक एंड दी व्रीज, इनके कारण इनका वर्क पॉपुलराइज हुआ और जर्मन से ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में. तो बेसिकली मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया और मेंडल क्यों सफल रहे, इसका एक रीज़न ये था कि इन्होंने ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया जिसमें कि हर एक कैरेक्टर के लिए जो फीचर्स थे वो दो अलग ब्रीड में कंट्रास्टिंग थे. कहने का मतलब है कि इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर स्टडी किया. नाउ वो 7 पेयर्स कौन से थे? प्लांट का हाइट था, फ्लावर का कलर था, सीड का कलर था, सीड का शेप था, पॉड का कलर था, पॉड का पोजीशन था. तो इन सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी किया. इन्होंने जब भी स्टडी किया एट ए टाइम पहले एक कैरेक्टर पर फोकस किया. तो मेंडल ने पी प्लांट इसलिए भी चुना क्योंकि पी शॉर्ट लिव्ड है, उसकी लाइफ साइकिल छोटी है और उसके कई जनरेशन्स वो अपने लाइफ टाइम में स्टडी कर सकते थे. ईज़िली हैंडल करने लायक उसके फ्लावर्स अच्छे खासे बड़े होते थे. हर फ्लावर में जो मेल और फीमेल पार्ट है वो काफ़ी बड़ा और इजीली प्लकेबल था. तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता था, मतलब पी में होता है, और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराने का भी स्कोप था. इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की थी उस टेक्निक को कहते हैं इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ब्रीडिंग. जो पी प्लांट्स इन्होंने सिलेक्ट किए थे वो सेल्फ भी ब्रीड कर सकते थे और क्रॉस ये ब्रीड करवा सकते थे, इसीलिए इन्होंने सिलेक्ट किया था. फ्लावर जो था वो काफ़ी बड़ा था प्लांट का,
तो इनको आसानी थी इमैस्कुलेट करने में। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर हम एंथरी रिमूव कर दें, है ना, तो उसके सरफेस पे जो पोलन ग्रेन बन रहा था वो रहेगा ही नहीं, तो पोलन ग्रेन बनेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से प्रिवेंट कर सकते थे वो पोलिनेशन, और कंट्रोल भी कर सकते थे। जो फ्लावर हो गया जिसका इमैस्कुलेशन हो गया उसको बैक कर देंगे, उस पर एक टिश्यू पेपर या क्या कहते हैं बटर पेपर की बैग बना करके रख देंगे, तो बाहर से कोई पोलन नहीं आएगा। अब पोलन जब ये डस्ट करेंगे तभी उस पर पोलन जाएगा, यानी जिस पोलन को ये डस्ट करना चाहेंगे वो डस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये इनकी टेक्निक थी एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्होंने बहुत ही सटीक बातें बताई। एक्चुअली इनके टाइम में जो कॉन्सेप्ट था जेनेटिक्स का वो ये था कि माँ और बाप के कैरेक्टर को बच्चे लेते हैं, पर कैसे लेते हैं ये बात नहीं पता थी। ये भी नहीं पता थी कि जो कैरेक्टर आ रहा है वो प्योर फॉर्म में आ रहा है या ब्लेंडेड फॉर्म में आ रहा है। मतलब माँ की हाइट कुछ है, पापा की हाइट कुछ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे की हाइट बीच बीच की रहेगी, एवरेज हाइट रहेगी। तो उनके समय में जो हाइपोथेसिस फेमस था वो था ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस। ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस पर इनका मानना ऐसा नहीं था। ये सोचते थे कि कैरेक्टर ज़रूर किसी पार्टिकुलेट चीज़ से गवर्न होता है। मतलब कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आ रहा है तो वो किसी पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा है। इनका ये भी मानना था कि एक कैरेक्टर के लिए किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 कॉपीज़ होंगे, मतलब कि एक जीन के लिए 2 डिफरेंट अलील ऑप्शंस होंगे, एक जो उसने अपने पापा से लिया होगा, एक जो उसने अपनी मम्मी से लिया होगा। अभी जो ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, जीन हुआ या कैरेक्टर हुआ, ये सब उनके समय में नहीं था। उनके समय में जो आज हम लोग जीन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था, और जो पार्टिकुलेट कॉन्सेप्ट के लिए एलिमेंटम वर्ड यूज़ किया था। तो कहने का मतलब है कि ये वो समय था जब मतलब हेरिडिटी और जेनेटिक्स नाम का कोई डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, उस समय की सोच बस यही थी कि हाँ ट्रांसफ़र तो होता है कैरेक्टर, पर कैसे होता है ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं था। तो मेंडल ने बेसिकली डीपली स्टडी किया 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड फोकसिंग 1 एट अ टाइम। जब उन्होंने एक कैरेक्टर को स्टडी किया, मान लेते हैं कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट के 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स मौजूद थे, टॉल प्लांट, डॉफ प्लांट। मतलब कि पी में ऐसी प्योर वैरायटी थी जो कि हमेशा ही टॉल हो रही थी, और ऐसी प्योर वैरायटी थी जो हमेशा ही डॉफ हो रही थी। ये प्योर वैरायटी से मेरा मतलब ये है कि ये अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थी, मतलब इसके सारी प्रोजेनी चाहे कितने भी रेसेस आप इनके निकालो ये सारे के सारे टॉल होंगे। उसी तरह से डॉफ भी अपने कंडीशन के लिए प्योर था। और ये ऐसा इसलिए था बच्चों क्योंकि जो मैंने बताया ना कि मेंडल ने सोचा था कि एक कैरेक्टर के लिए 2 मतलब एलील्स क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल। लाइक फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो आप कार्गो पैंट खरीदने जाते हो तो वो आपको लाइट शेड, डार्क शेड, ब्लैक, ब्लू ऑप्शन दिखाता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आंखों का कलर नीला हो सकता है, काला हो सकता है। तो आंखों का कलर जिस जीन से कंट्रोल होता है उसके कई वेरिएंट्स हैं, अंडरस्टूड। वही वेरिएंट्स को हम अलील्स कहते हैं। तो जो टॉलनेस के लिए मान लीजिए कि जेनेटिक्स में इंडिकेट करना हो तो टी, कैपिटल लेटर टी से इंडिकेट करेंगे, और जब भी हमको ऑपोजिट वाला जो कैरेक्टर मतलब ऑप्शन अगर इंडिकेट करना हो तो उसको हम उसी के स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो ये स्मॉल टी का मतलब डॉफ होना है और लार्ज टी का मतलब टॉल होना है। हम ये लार्ज टी ही टॉल इसलिए लिए हैं क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये हम आगे समझेंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि T स्टैंड्स फॉर टॉल एंड स्मॉल t स्टैंड्स फॉर डॉफ। अब ये प्योर है इस बात के लिए, इसका मतलब है कि इसका जो दूसरा वाला, इस पेयर का दूसरा वाला जो अलील है वो भी इसी की तरह का है। सेम हियर, इस पेयर का जो दूसरा वाला अलील है वो सेम इसी की तरह का है। तो ऐसे में जब पहला जेनरेशन आएगा F1, मतलब कि जब इन दोनों का क्रॉस मेंडल अपनी इच्छा से कराएंगे, मतलब मान लीजिए कि फ्लावर इसका टॉल प्लांट का है, उसको इमैस्कुलेट कर देंगे, है ना, इमैस्कुलेट कर देंगे, एंथर हटा देंगे, और डॉफ वैरायटी के पोलन ग्रेन से उसको डस्ट करेंगे।
अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं ना। तो पहले जेनरेशन में सब के सब टॉल होंगे। फर्स्ट जेनरेशन में भले ही यहाँ दो अलग तरह के मतलब फिनोटाइप दिख रहे हैं, दो वर्ड हैं बच्चों, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अंदर से ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली कैसा है, जैसे कि ये डबल टी है, ये स्मॉल डबल टी है, अंडरस्टूड, ये इसका जीनोटाइप है। बाहर से वो देखने में कैसा है, बाहर से वो टॉल है, डॉफ है, ये ऑप्शन है ना, तो बाहर से वो देखने में कैसा है, वो उसका फिनोटाइप है, वो कैसा एग्जिबिट कर रहा है अपना कैरेक्टर, अंडरस्टूड, वो उसका फिनोटाइप है। और अंदर जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो जीनोटाइप है। तो हम बोल रहे थे कि जब मेंडल क्रॉस ब्रीड कराए एट अ टाइम एक कैरेक्टर को दिमाग में रखने के हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसका जो हाइब्रिड जनरेट हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में वो एक ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, यानी कि प्लांट के हाइट का बात हो रहा है, एक कैरेक्टर का बात हो रहा है, तो ऐसे क्रॉसेस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जब हम टॉल और डॉफ प्लांट को क्रॉस करवाते हैं तो पहले जेनरेशन का सब टॉल होता है। यही पहले जेनरेशन के प्लांट का सब एक ही कैरेक्टर का होना, ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अलील्स रहते हैं बच्चों, जो अलील का पेयर रहता है उसमें से कोई एक जो है वो डोमिनेट करता है, कोई एक डोमिनेट करता है, जिसका फिनोटिपिक इफेक्ट दिखता है वो ही हम डोमिनेंट अलील मानते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा जिसका कि कैरेक्टर नहीं दिखा उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? मेंडल ने कहा कि जब हम अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, मतलब कि हम प्लांट हाइट जो कैरेक्टर है उसके लिए कंट्रास्टिंग फॉर्म्स क्या हैं? टॉल होना, डॉफ होना। साफ साफ पता चल जाएगा लंबे पौधे, और हम प्योर लाइंस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? जब वो होमोजाइगस हो। क्या हो? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि सिमिलर टाइप का अलील होना। अगर बड़ा वाला टी है तो दोनों बड़ा वाला टी, अगर छोटा वाला टी है तो दोनों छोटा वाला टी, तो ये कंडीशन प्योर कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। अंडरस्टूड? और ये जो टी एक बड़ा एक छोटा, ये हेटेरोजाइगस कहलाती है। तो उनका कहना था कि जब ट्रू ब्रीडिंग नेचर को हम क्रॉस कराते हैं तो पहले जेनरेशन में सब के सब एक जैसा दिखाई देता है, वो जो कैरेक्टर दिखाई देता है वही डोमिनेंट कैरेक्टर है। दूसरा दिखाई नहीं देता, छिप जाता है, पर ब्लेंड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल टी अपना अस्तित्व खो दिया है, ये इससे मिल गया है, ऐसा नहीं है। कैसे पता चला ऐसा नहीं है? क्योंकि पहले जेनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल थे। ये F1 जेनरेशन है बच्चों। अब ये F1 जेनरेशन को इन्होंने सेल्फिंग के लिए अलाउ कर दिया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ कर दिया। तो क्या हुआ कि सेकेंड, अब इससे और इससे क्रॉस जब होगा तो इसके साथ ये जा सकता है बच्चों, और इसके साथ ये भी जा सकता है कि नहीं? तो क्या बनेगा? टी टी। उसी तरह से ये स्मॉल वाले के साथ ये बड़ा वाला जा सकता है, टी, और ये स्मॉल वाले के साथ स्मॉल वाला जा सकता है ना, टी। ऐसा रिजल्ट आएगा। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक ये बड़ा वाला टी मौजूद है तब तक टॉलनेस ही दिखाई देगा। तो इन तीनों को टॉल होना है, दिखने में होना है कि नहीं? और इसको जो है देखने में डॉर्फ होना है, शॉर्ट हाइट का होना है। नाउ अगर ये ब्लेंड कर गया रहता तो सेकेंड जेनरेशन में फिर कहाँ से आता? इसका मतलब है कि पार्टिकुलेट फॉर्म में कैरेक्टर मौजूद रहता है। समझ में आ रही है बच्चों? और जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आता है, ठीक है, तो कोई एक ही, चाहे ये जाए या कोई एक ये जाए, रैंडमली कोई एक जा सकता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स,
मतलब कि गैमेट हमेशा अपनी आइडेंटिटी के लिए प्योर होगा। जैसे कि या तो ये वाला टी जाएगा या तो ये वाला टी जाएगा, भाई अपने बात के लिए तो वो प्योर है ना, उसमें कोई मिलावट थोड़ी है। ये वाला टी डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने कैरेक्टर के लिए तो वो प्योर है, ऐसा कोई ब्लेंडिंग तो नहीं है उसमें। अंडरस्टूड। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द अलील्स सेपरेट, है ना, एंड हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसके जाने की भी प्रोबेबिलिटी इतनी है जितनी इसकी गैमेट के अंदर। अंडरस्टूड। तो इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। अंडरस्टूड। अब जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था सिर्फ प्लांट हाइट पर ही नहीं किया, बाद में उन्होंने, मैंने जितने भी कैरेक्टर्स आपको लिखवाए, 7 कैरेक्टर, मतलब कि प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉड हो गया। अंडरस्टूड। इन सारे कैरेक्टर के लिए उन्होंने एक एक करके स्टडी किया, और जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने मैथ्स भी इम्प्लाई किया बच्चों। मतलब कि जितने भी प्लांट्स लिए उसमें से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि सेकेंड जनरेशन में जो ये आए, मान लीजिए कि 4 प्लांट्स थे, तो 4 में से ये 3 टॉल हुए और 1 डॉफ हुआ, इसका भी उन्होंने रिकॉर्ड रखा, और ये जो रेशियो आया उनका हमेशा नियर अबाउट 3:1 रहा। तो इसको हम मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो कहते हैं बच्चों। F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 था हमेशा, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर, वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर के लेकर के देखे तो उनका हमेशा फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल फॉर्म अपीयरेंस कैसा आया, 3 हिस्से जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर था और 1 हिस्से जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर था। अंडरस्टूड। लेकिन अगर हम जीनोटाइप रेशियो की बात करें यहीं पर, यानी अंदर से कैसा है, तो ये और ये तो फर्क है ना बच्चों, ये अपने आप में इकलौता है, ये 1 और 1 2 है, और ये अकेला फिर इकलौता है। तो ये जो है हमारा ये फिनोटाइप रेशियो, ये जीनोटाइप रेशियो है। मतलब कि अंदर से जेनेटिकली तीनों प्योर टॉल नहीं थे, एक तो 2 जो था वो हाइब्रिड वाला टॉल था, तो ये हो गया जीनोटाइप। तो जीनोटाइप रेशियो क्या है बच्चों, 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, 3:1, मतलब 3 डोमिनेंट वाला यानी टॉल कैरेक्टर और 1 डॉफ वाला। ये था इनका लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसको लॉ फॉर्म में दिया। अंडरस्टूड। क्या लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब पहले जनरेशन में सब के सब किसी एक कैरेक्टर को शो करेंगे, जिस कैरेक्टर को शो करेंगे हम उस अलील को डोमिनेंट अलील कहेंगे, उस कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। अंडरस्टूड। इरिस्पेक्टिव जो पहले जनरेशन में दिखाई नहीं देगा और दूसरे जनरेशन में 1/4 में दिखाई देगा उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। अंडरस्टूड। या रेसेसिव एलील कहेंगे। अंडरस्टूड। तो ये हो गया दूसरी चीज़, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में दोनों जो ऑप्शंस हैं, जो अलील्स हैं, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ये भी जा सकता है और वो भी जा सकता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अब उनका जो आखिरी इम्पॉर्टेंट लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये उनको कब मिला, जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब कि ऐसे क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर उन्होंने एक साथ लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मान लेते हैं कि सीड कलर और सीड शेप ये 2 चीजें हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि येलो कलर की सीड जो होती है वो डोमिनेट करती है, तो उसको कैपिटल वाई से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब जो ग्रीन कलर की सीड है वो रिसेसिव है, लेकिन हम उसको जी से नहीं इंडिकेट करेंगे, इसी का जो दूसरा फॉर्म है रिसेसिव वाला वो स्मॉल लेटर वाई, यानी कि ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये अलील, और ये येलो कलर के लिए। कैपिटल वाला जो है वो डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल है। उसी तरह से अगर हम सीड शेप की बात करें तो राउंड होना डोमिनेंट है बच्चों, तो हम उसको आर से इंडिकेट करेंगे, और रिंकल्ड होना रिसेसिव है तो हम उसको स्मॉल लेटर आर से इंडिकेट करेंगे। अब बात समझ में आई।
जब उन्होंने ये दोनों कैरेक्टर की स्टडी एक साथ करने की ठानी, अंडरस्टूड, तो उन्होंने क्या किया कि YYRR और YYRR लिया, मतलब दोनों कैरेक्टर के लिए प्योर ब्रीडिंग लाइन यानी कि होमोजाइगस कंडीशन। मतलब कि ये कैसे सीड हुए बच्चों, येलो राउंड है ना, येलो राउंड, और ये कैसे सीड हुए, ग्रीन रिंकल्ड। नाउ जब उन्होंने इन प्योर ब्रीडिंग लाइंस को क्रॉस कराया तो पहले जेनरेशन में क्या होगा बच्चों, YYRR। इतना तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों हुआ, आपको पता है Y डोमिनेंट है, R डोमिनेंट है ना, तो ये पूरा दिखेगा कैसा, येलो राउंड दिखेगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहां तक उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए जो असल कमाल है वो कहां आता है। जब उन्होंने फर्स्ट जेनरेशन की सेल्फिंग अलाउ की, मतलब YYRR और YYRR, ये जो सेल्फिंग हुई F1 की सेल्फिंग, अब होगा कमाल। अब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है ना, इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। टोटल ऑफ 16 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जिसको कि हम पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड पे बनाते हैं जेनेटिक्स में, पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड भी कहते हैं, अंडरस्टूड बच्चों। तो 16 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। उन 16 पॉसिबिलिटीज में जो फिनोटाइप का रेशियो आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जेनरेशन में, जो फिनोटाइप का रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 रहेगा। मतलब 9 येलो राउंड, समझ रहे हैं। फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा, ग्रीन राउंड, ये येलो रिंकल्ड और ये ग्रीन रिंकल्ड। ये 9:3:3:1 देखिए, 9 जो होगा येलो राउंड, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने पेरेंट जनरेशन ऐसा लिया था। जो एक आया वो आपको पता है आपने रिंकल्ड ग्रीन लिया था, रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ तक तो ठीक है बच्चों, ये तो आपने पेरेंट जनरेशन में लिया था, पर दो और अभिव्यक्ति हुई, कौन सी, एक येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड होना और ग्रीन राउंड होना। अब ये महाशय कहाँ से आ गए, ये तो आपने पेरेंट जनरेशन में नहीं लिया था, है ना, कहाँ से आ गए, ये इसलिए आ गए क्योंकि ये आज़ाद थे, ये जो था ये आज़ाद था इनमें से किसी के साथ भी पेयर करने के लिए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने के लिए। कोई किसी के साथ याराना करके नहीं चल रहा है कि हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, नहीं। वाई जो जीन है जो कि मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीड के, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब सीड शेप के लिए जो अलील है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा बाकी सबके साथ। समझ में आ रहा है, किसी का किसी पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और यही रीज़न है कि आपने पहले जेनरेशन में तो येलो राउंड लिया था और रिंकल्ड ग्रीन लिया था, फिर भी आपको येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड, ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये मिला। क्यों मिला, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं जो अलील्स होते हैं। भले ही आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहे हो, लेकिन कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है, आपस में पार्टिकल की तरह रहते हैं, सटे रहते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे विल बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यही लॉज थे जो मेंडल ने दिए और उनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स को बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मॉडर्न जेनेटिक्स बेस्ड ही है मेंडेलियन लॉज पर ये ही कंप्लीट लॉ नहीं है।
कहने का मतलब है कि इसके इतर एक्सेप्शंस भी देखे गए हैं बच्चों। जो पैटर्न इन्होंने बताया यही हर जगह फॉलो नहीं होता। जैसे कि आपके अंदर ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है उसके 3 अलील्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोडोमिनेंस एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है, तो उसमें ए नाम का ग्लाइकोप्रोटीन भी बनता है और बी नाम का ग्लाइकोप्रोटीन भी बनता है। कहने का मतलब है कि फिनोटाइप में जो दोनों अलील्स हैं वो अपना अपना फीचर दिखाते हैं। जबकि मेंडल ने क्या कहा था कि देयर विल बी ओनली वन कैरेक्टर शोन, है ना। तो ये कोडोमिनेंस हो गया। उसी तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि मिराबिलिस जलापा में देखा जाता है ना, 4 o'clock प्लांट जो कहते हैं, वहाँ रेड और वाइट फ्लावर को मेट कराइएगा तो पिंक फ्लावर्स आएंगे। तो वो कैसे हो रहा है भाई। या फिर बहुत सारे जीन इंटरैक्शंस होते हैं जिसके बारे में अगली वीडियो होगी। जीन इंटरैक्शन में क्या होता है वो जीन के लेवल पर होता है और उसमें जैसे आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या प्लियोट्रॉपी है, तो ये सारे अपवाद हैं। मेंडल के जो लॉज हैं, जो 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। पर फिर भी एक जनरल रूल की तरह मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में इसी तरह पार्टिकुलेट जेनेटिक्स चलता है बच्चों। एंड दैट इज़ वाई वी स्टडी द लॉज गिवन बाय मेंडल। होप यू लाइक इट। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ go